हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2026 की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और प्रिसाइज टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो कैटरैक्ट सर्जरी में इस्तेमाल करी जाती हैं। यानी कि इन शॉर्ट, कैटरैक्ट सर्जरी कराने के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट हैं या प्रेफरेबल हैं 2026 में। तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटरैक्ट होता क्या है। कैटरैक्ट हमारी आंख के अंदर के नेचुरल लेंस के सफ़ेद पड़ जाने को, हार्ड हो जाने को, इन शॉर्ट उम्र से संबंधित बदलाव आने को बोलते हैं। अब इससे होता क्या है? होता यह है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि उनकी नज़र धुंधली होती जा रही है, उन्हें साफ नहीं दिखाई देता है, लाइटें फटती हैं, फैलती हैं। रात के समय अगर चांद को देखें या लाइटों को देखें तो कई सारी लाइटें दिखाई देती हैं। रोशनी में जाएं, धूप में जाएं, दोपहर में, तो आंख धुंधली पड़ जाती है, नज़र आंख चौंधिया जाना जिसको बोलते हैं वो होता है। और पढ़ने की रोशनी कम होने लगती है, रंग फीके दिखने लगते हैं, ओवरऑल नज़र धुंधली होती जाती है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो सारे सिम्टम्स हैं, ये कैटरैक्ट की तरफ आपको इशारा करते हैं। कैटरैक्ट को ट्रीट करने का एक ही तरीका है जो है ऑपरेशन। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन सुश्रुत संहिता में, यानी आयुर्वेद की जो शल्य चिकित्सनी किताब है जो सुश्रुत ने लिखी थी, उसके अंदर भी डिस्क्राइब्ड है। आयुर्वेद में भी कैटरैक्ट के डेवलप हो जाने के बाद कोई और ट्रीटमेंट नहीं बताया गया एक्सेप्ट सर्जरी। तो इसलिए ये बात जो लोग सोचते हैं कि कैटरैक्ट को किसी और तरीके से ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई इलाज नहीं है और अभी तक ऐसा कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। अब आते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी की बैकग्राउंड क्या है। कैटरैक्ट सर्जरी में हमें बहुत सिंपली सफ़ेद हुए हुए लेंस को रिमूव करना है और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस डालेंगे जो लाइट को रेटिना पे, आंख के पर्दे पे फोकस करने का काम करेगा। अब ये काम पुराने जमाने में, यानी अब से 40 साल पहले भी किया जाता था, लेकिन तब बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन होता था। तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूं हिस्ट्री क्या है कैटरैक्ट सर्जरी की। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, यानी कि मोटा मोटा पिछले 40 साल पहले की जो बात है, तो अगर ये हमारी आंख है और इसके अंदर यहाँ पर हमारा सफेद मोतिया है, तो हम आंख के ऊपर एक बड़ा सा चीरा लगाते थे। वो चीरा या तो यहाँ पर लगता था, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। फिर यहाँ पर कुछ टाँके लगाए जाते थे, यानी मोतिये को इस चीरे से निकालते थे और फिर टाँके लगाते थे। या फिर वो चीरा यहाँ ना लगाकर थोड़ा सा पीछे लगता था, जिसमें फिर कम टाँकों की जरूरत पड़ती थी, तो वो चीरा यहाँ लगाया जाता था और वहां से मोतिये को निकाल के फिर इसको सील कर दिया जाता था। ये कई बार बिना टाँकों के भी किया जाता था। इसको बोलते थे SICS सर्जरी। तो SICS या ECCE, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, यानी यहाँ पर चीरा लगाना, ये दोनों ही बड़े चीरे के टेक्निक्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी के। और ये जो टेक्निक्स हैं ये अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यानी कि अब इनको कोई भी नहीं यूज करता, अनलेस कि हम बात करें चैरिटेबल सेटिंग की या कैंप वगैरह में जो लार्ज स्केल पे सर्जरीज होती हैं बल्क में, उनकी। अब आते हैं जो मॉडर्न डे कैटरैक्ट सर्जरी अब हम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिचलेस सर्जरी। वो एक्चुअली फेको इमल्सिफिकेशन से स्टार्ट हुई। तो फेको इमल्सिफिकेशन का अब जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड वर्जन माना जाता था, स्टैंडर्ड टेक्निक थी 2025 तक की, उसको हम कहते हैं MICS, यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। माइक्रो इंसिजन का मतलब पहले बड़ा चीरा था, करीब करीब 10 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर का चीरा था, जो आंख में इतना बड़ा होता था। उससे हमारा चीरा छोटा हुआ जब कैटरैक्ट सर्जरी को फेको से करने लग गए। फेको से करने पे चीरा आया 3.2 मिलीमीटर का, सिर्फ इतना बड़ा। उसके बाद वो और छोटा हो गया, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी आ गई, जिसमें चीरा सिर्फ 2.2 मिलीमीटर का रह गया, यानी कि 2.2 मिलीमीटर या उससे छोटा। इसको कहते हैं MICS, माइक्रो इंसिजन। माइक्रो इंसिजन का मतलब 2.2 मिलीमीटर या उससे
छोटे साइज पे अगर हम मोतियाबिंद को निकाल सकें। तो इसको निकालने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा मैंने बताया, फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन का मतलब है एक मशीन का इस्तेमाल करके सख्त मोतिये को, जो पत्थर जैसा है, उसको खोलना, उसका चूरा बनाना। ये एक अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स के द्वारा, यानी एक अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा किया जाता है, जो मोतियाबिंद को शॉक वेव्स देती है, यानी कि झंझोड़ देती है, हिला देती है बुरी तरह से, जिससे उसके जो पत्थर है वो चूरे में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ये चीज को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे सड़क को तोड़ने के लिए जैक हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑटोमेटेड ड्रिल होती है जो ऐसे 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 घुसती है और सड़क को या पत्थर को तोड़ने का काम करती है। ऐसे ही कैटरेक्ट सर्जरी में फेको इमल्सिफिकेशन की मशीन मोतियाबिंद के अंदर सेम काम करती है और उसे चूरा बना के वहीं से हम निकाल लेते हैं। अब माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि ये छोटे चीरे से होती है। छोटे चीरे से होने की वजह से इसकी रिकवरी फास्ट होती है, यानी कि आप 1-2 दिन में ही अपने सारे काम पे वापस जा पाते हैं। ना आंख में कोई पट्टी लगती है, ना आपको ज्यादा देर तक अंधेरे में रहना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहाना धोना भी जल्दी शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सर्जरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यही आज की डेट का या पिछले साल तक का स्टैंडर्ड ऑफ केयर था। MICS सर्जरी के अंदर हमारे को जो सर्जरी के स्टेप्स हैं वो कैसे करने होते थे, उसको हम कंपेयर करेंगे 4D फेको से। 4D फेको है दोस्तों आज की लेटेस्ट टेक्निक ऑफ फेको इमल्सिफिकेशन, और उसकी कंपैरिजन हम करेंगे फेम्टोसेकंड लेजर या रोबोटिक सर्जरी से। तो इन सारे प्रोसीजर्स को हम कंपेयर करेंगे हेड टू हेड, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सर्जरी के सारे स्टेप्स कैसे कैसे डिफरेंटली इन सारे मशीन्स या इन सारे टेक्निक्स में किए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम MICS पे। सर्जरी का सबसे पहला स्टेप, कैटरेक्ट सर्जरी को करने का जो सबसे पहला स्टेप है, वहीं से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है इंसिजन, यानी कि आंख के अंदर मोतियाबिंद को खोलने के लिए पहुंचना है वहां तक, तो उसके लिए रास्ता बनाना होगा। वो रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर MICS सर्जरी में हम 2.2 mm के ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्लेड से की जाने वाली सर्जरी है। 4D फेको में भी हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी ब्लेड से होने वाली सर्जरी है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी, जिसको फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी भी बोला जाता है या फ्लैक्स बोला जाता है, इस सर्जरी में कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता। लेजर की रेस से ये सर्जरी इंसिजन्स को क्रिएट कर सकती है, यानी कि नो ब्लेड, ओनली लेजर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें मोतियाबिंद एक थैले में होता है, हमें उस थैले को भी खोलना होता है, और उस थैले को खोलने के लिए हमें उसमें एक गोल कट बनाना होता है। अगर वो कट गोल ना होके अलग शेप का होगा तो लेंस की फाइनल पोजीशन में खराबी आएगी। लेंस की फाइनल पोजीशन को अच्छा रखने के लिए और सर्जरी को सेफली कर पाने के लिए ये गोल कट, जिसको हम बोलते हैं CCC, कंटिन्यूअस कर्वीलिनियर कैप्सुलर एक्सिस, मैं आपके याद रखने के लिए इसको ऐसे गोल कट बना देता हूं। तो ये गोल कट परफेक्ट साइज, परफेक्ट शेप और परफेक्ट लोकेशन, यानी एग्जैक्ट आंख के सेंटर में होना चाहिए। अब MICS सर्जरी में हम इस काम को मैनुअली ही करते हैं। एक अलग औजार सिस्टीटोम या फोर्सेप्स, एक अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अपने हाथों से करते हैं। यहां पर भी 4D फेको के अंदर हम इसको मैनुअली ही करते हैं, और फेम्टो या रोबोटिक सर्जरी के अंदर हम इसको अगेन लेजर से ऑटोमेटेड करते हैं। ये कंप्लीटली हमारी मशीन जो Zimmer Z8 दुनिया का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रोबोट है कैटरेक्ट सर्जरी का, उसके अंदर ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। मशीन आपकी आंख की इमेजिंग करती है, सारे स्ट्रक्चर्स का इमेज करके वो डिसाइड करती है क्या आंख का सेंटर है, कहाँ पर हमें सर्कल बनाना है, वो किस साइज का, किस डायमेंशन का है, उसकी सर्कुलरिटी परफेक्ट होती है हमेशा। इसीलिए फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड सर्जरी ज्यादा सटीक रिजल्ट दे पाती है। इसके बारे में
आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप ऑफ सर्जरी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस डिसअसेंबली। ये दोस्तों आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो स्टेप है सर्जरी का, ये मोतियाबिंद को घोलने वाला स्टेप है। तो यहां पर 4D फेको ने एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट लेके आया है कंपेयर टू MICS सर्जरी। तो MICS सर्जरी से अगर आप कंपेयर करोगे 4D फेको को, तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इस ही स्टेप में मिलेगा। ये स्टेप के अंदर 4D फेको में बहुत सारे सेंसर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं मशीन में। तो मशीन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है और डॉक्टर के ऐसे मिसेस या मिस्टेक्स, छोटे छोटे चूक जो हो सकती हैं मैनुअली सारी चीजों को देखते हुए, वो अब मशीन डिटेक्ट कर पाती है। उनसे आंख को या सर्जरी के प्रोसेस को सेफ गार्ड कर पाती है। तो इसको एक थोड़ा सा डिटेल से हम समझते हैं। तो न्यूक्लियस डिसअसेंबली का पार्ट जो है, यहां पर हमें आंख के अंदर जो जगह है उसको मेंटेन करते हुए चूरा बनाना है मोतिये का, उसको घोल के निकालना है। ये सारे स्टेप्स सीमलेसली हों और इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए 4D मशीन यूज करती है इंटेलिजेंट सेंट्री। ये पुरानी MICS की एक्टिव सेंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, जो हमें आंख को नॉर्मलाइज्ड प्रेशर में रखते हुए, ज्यादा आंख में दबाव ना पैदा करते हुए, ज्यादा कंफर्टेबल सर्जरी करने में हेल्प करता है। साथ में इसमें 4D फेको का इस्तेमाल होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट करता है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में यानी 2 डायमेंशनल फेको नहीं होता, ये पूरा 360 डिग्री सारे डायमेंशंस में मूव करने वाला फेको होता है, जो मोतियाबिंद को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली घोल पाता है। इसमें फायदा यह है दोस्तों कि जब हम 4D फेको का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फेको एनर्जी यूज हो रही है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, जबकि MICS सर्जरी में ये नॉर्मल लेवल पे इस्तेमाल हो रही है, जो कि आंख के लिए कभी कभी सख्त मोतिये में काफी ज्यादा भी हो सकती है। आंख के आसपास के जो मोतिये के आसपास के हिस्से हैं, जैसे आंख की पुतली या जो भूरी पुतली होती है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो बहुत कम पावर का इस्तेमाल करके भी मोतिये को घोल पाते हैं, जिससे सेफ्टी बढ़ जाती है सर्जरी। तो ये सेफ्टी बढ़ गई। हार्ड कैटरैक्ट को ज्यादा अच्छे से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, कम सूजन पैदा करके भी कर सकते हैं, और साथ में जो लेंस का थैला होता है उसे प्रोटेक्ट करने में भी मदद मिलती है। तो इसके जो फीचर्स हैं, जो बेसिकली इंटेलिजेंट एस्पिरेशन है, इंटेलिजेंट सेंट्री है, ये सारे थर्मल सेंट्री है, ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये वाले स्टेप को अच्छे से कर पाने में। अब अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें, तो रोबोटिक सर्जरी में लेंस को तोड़ने का काम भी रोबोट करके देता है, तो ये भी ऑटोमेटेड होता है। तो रोबोट जो है वो लेंस को बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, जिनको हम आराम से सक आउट कर सकते हैं। यहां पे अगर हम 4D फेको का इंटेलिजेंट एस्पिरेशन या जो ये सेफ्टी के फीचर्स या सेंसर्स को भी ऐड कर दें, तो वो और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। यानी कि ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड न्यूक्लियस रिमूवल करेगा और साथ में सेफ्टी और ज्यादा एनहांस्ड होगी, तो और ज्यादा कम डैमेज होगा। पावर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और साथ में सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हुई न्यूक्लियस डिसअसेंबली की बात। अब इसके अगला जो स्टेप आता है सर्जरी में, वो है कॉर्टिकल एस्पिरेशन। ये एक माइनर स्टेप मैं कहूंगा, इतना बड़ा स्टेप नहीं है ये। इसमें अगेन MICS में कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल रूटीन मैनर में होता है। 4D फेको में अगेन इंटेलिजेंट सेंसर्स की वजह से ये बहुत बेटर और फास्टर हो पाता है। रोबोटिक सर्जरी में भी ये इंटेलिजेंट सेंसर्स को अगर हम यूज करें तो ये मच बेटर हो पाता है। फिर जो मेजर स्टेप आता है दोस्तों, वो है IOL का फाइनल प्लेसमेंट, यानी लेंस को आंख में किस पोजीशन में फिटिंग होगी। तो ये जो लेंस आंख में फिट हो रहा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके CCC के ऊपर। लंबे समय में लेंस के आंख में डल जाने के बाद
लेंस उस पोजीशन को मेंटेन करेगा सालों साल, 20 साल, 50 साल। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो CCC है ये लेंस को कितना अच्छे से सब तरफ से कवर करेगा। तो ये मैनुअल MICS सर्जरी जो है उसमें अगेन कंप्लीटली मैनुअल है, तो इसकी वजह से, मैनुअल होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी आपको मिल सकती है। 4D फेको में ये इमेजिंग असिस्टेड है लेकिन फिर भी मैनुअल है, तो वेरिएबिलिटी मिलेगी लेकिन कम मिलेगी। तो ये आप कह सकते हो बेटर है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी में आपको कंप्लीटली 100% प्रिसाइज लेंस प्लेसमेंट मिल सकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि लेजर ने आई को अच्छे से स्कैन किया है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लेजर्स। तो लेजर की रेस से जो वो सारे स्टेप्स को परफॉर्म करेगा रोबोट, उससे पहले वो आई को अच्छे से इमेज करता है ताकि उसे पता हो लेंस प्लेसमेंट किस पोजीशन पे होगा। तो ये ऑटोमेटेड पोजीशनिंग हो जाती है जिसकी वजह से आई के अंदर लेंस लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा और ये रिजल्ट वेरिएबल नहीं होगा। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये रिजल्ट सेम ही आएगा, बिकॉज अगर हम 100 बार भी रोबोट को यूज करें तो वो 100 के 100 बार एग्जैक्टली एक जैसा परफॉर्मेंस देता है, जबकि ह्यूमन हैंड में ये परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती है। इनफैक्ट आप ऐसे सोचें कि अगर ये स्टेप करते टाइम आंख थोड़ी सी भी हिल जाए अपनी जगह से, तो जो प्रॉब्लम हो सकती है मैनुअल सर्जरी में, रोबोट में वो नहीं होती, क्योंकि रोबोट आंख को अच्छे से पकड़ के रखता है, एक पोजीशन में स्टेबलाइज करके रखता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है MICS सर्जरी का, 4D फेको का और फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी का। अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो MICS सर्जरी आज की दुनिया का स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो होना ही चाहिए। 4D फेको बेटर है क्योंकि इसमें बेटर कंट्रोल है, तो थोड़ी सी सेफ्टी बेटर हो जाती है, लेकिन सटीकता या प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं होता। और अगर हम लेजर असिस्टेड सर्जरी की बात करें जो कि रोबोट या फेम्टोसेकंड लेजर द्वारा करी जाती है, तो इसमें सेफ्टी तो बेस्ट है ही, साथ में इसमें प्रिसीजन बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि सर्जरी के जो स्टेप्स हैं उनका सटीक होना, एक्यूरेट होना, बार बार रिपीटेबल होना बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। तो इन कंक्लूजन दोस्तों, आज की दुनिया में अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हैं तो हमें ऐसी जगह पे सर्जरी करानी चाहिए या ऐसी सर्जरी करानी चाहिए जो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी हो, यानी कि फेम्टोसेकंड लेजर द्वारा करी जाए बिना ब्लेड के इस्तेमाल के हो, और साथ में अगर 4D फेको के एडिशनल सेंसर्स वाली जो एडवांटेज है वो भी मिल सके तो बेस्ट है। तो अगर हम कंपेयर करें MICS 4D फेको और फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, तो ये समरी है जो आप लोगों को बेसिक समझनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि हम कौन सी टेक्निक से सर्जरी कराने वाले हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों के डिटेल्स के बारे में। हमारे साथ बने रहिएगा, हम अपने वीडियोस में और ज्यादा कवर करेंगे आप लोगों के डाउट्स को। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं इस बारे में जो हम जरूर कवर करें अपने नेक्स्ट वीडियोस में, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपको साइंटिफिक कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहते हैं आई केयर के बारे में, और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे, बिना कोई झूठ के, बिना कोई मार्केटिंग गिमिक्स के, बिना कोई टॉल क्लेम्स के। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन सर्जरीज की कॉस्ट टेंटेटिवली कैसी होती हैं और कैसे कैसे सिनेरियोज में इन सर्जरीज के डिफरेंट फीचर्स के एडवांटेजेस हैं। तब तक के लिए दोस्तों, प्लीज शेयर इट विद एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर कैटरेक्ट सर्जरी।